कक्षा 10 में आ गया हूँ। गणित में 100 में से 100 नंबर लाना है। पहली बार आप बोर्ड एग्जाम दोगे और आप सोच रहे होगे भैया मुझे हमें बता दीजिए कि कौन से चैप्टर हाई स्कोरिंग है ताकि हम उनको ज़्यादा अटेंशन दे पाए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपका सपना है 100 में से 100 नंबर लाना तो सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ के 6 चैप्टर पढ़ के काम नहीं चलेगा। आपको सभी चैप्टर अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और मैंने सभी चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप हमारी वीडियो देखोगे ना तो आपको गणित विषय से प्यार हो जाएगा। ठीक है, आप बार बार गणित पढ़ोगे, इतना आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा। जो कमजोर से कमजोर बच्चा अगर हमसे जुड़ जाता है तो उसके 100 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, बस मैं जैसे पढ़ाता हूँ जैसे करवाता हूँ वैसे शुरू से मेहनत करते जाइए। बाकी सब कुछ तो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगर हाई स्कोरिंग चैप्टर की अगर बात करें उससे पहले देखो बोर्ड एग्जाम में ना सभी चैप्टर से प्रश्न आते हैं। अगर एक भी चैप्टर को आप छोड़ दोगे तो सपना सपना ही रह जाएगा, 100 नंबर कभी नहीं आएंगे। हाई स्कोरिंग चैप्टर की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं चैप्टर बता दूं, फिर चैप्टर वाइज टॉपिक भी बताऊंगा कहाँ से कितने नंबर का आता है, हर चैप्टर का बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका आता है वो है नंबर 14 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से माध्य निकालने के लिए आता है। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए आता है, माध्यक एक ही बात है, बहुलक निकालने के लिए आता है। तीन जो है, तीनों में से 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे और सबसे हाई स्कोरिंग है। कम से कम इस चैप्टर में से मान के चलिए 10 नंबर तो आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड से 70 नंबर का पेपर होता है तो 10 नंबर इसी में से ही आ जाएंगे लगभग। तो इतना इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, ठीक है, झारखंड बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, ये सभी वीडियो सारे जो चीज़ें हैं सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सांख्यिकी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में 8वां और 9वां आ जाता है। अगर 9वें चैप्टर से मैं बात करूं तो देखो बड़े नंबर में एक प्रश्न आएगा, छोटे नंबर में एक प्रश्न आएगा। तो बड़े नंबर में यूपी बोर्ड में 6 नंबर का आता है प्लस 8 नंबर का। कभी कभी तो देखा गया 4 नंबर में भी दिया गया है और 6 नंबर में भी दिया गया है। इस इकलौते चैप्टर से 10 नंबर का भी आ रखा है। किसी किसी सेट में ऐसा हो जाता है कि 4 नंबर में भी आ रहा है और 10 नंबर में भी और 6 नंबर में भी आ रहा है, तो 10 नंबर आपके ये चैप्टर दे देते हैं, 9 चैप्टर। 8वां चैप्टर अगर आपको आता है तो 9वां आपको आराम से आ जाएगा। तो 8वें चैप्टर से भी करीब करीब 8 नंबर का आ जाता है। ठीक है, 8 एक तो प्रूफ करने के लिए आएगा, इसके साथ साथ एक त्रिकोणमिति टेबल पे आता है और उसके बाद साइन का मान दे रखा है, कॉस का मान दे रखा है, तो टेन का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न 3 आते ही आते हैं हर साल। तो ये आपके एक तरीके से 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट हुए, सांख्यिकी और त्रिकोणमिति। ठीक, प्रायिकता आसान है, उतना ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि फिलहाल मैं आपको 5 चैप्टर बता रहा हूँ जो हाई स्कोरिंग है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 3, ये हाई स्कोरिंग है। यहाँ से बड़े नंबर का आता है, 6 नंबर में भी आएगा, 4 नंबर में भी आएगा, 2 नंबर में भी आएगा और 1 नंबर में भी आएगा। तो ये करीब करीब आपको 12 नंबर का दे के जाएगा करीब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएंगे। उसके बाद हाई स्कोरिंग अगला जो है वो है त्रिभुज चैप्टर में देखो एक तो प्रमेय है, सिद्ध करने के लिए आएगा, जैसे थेल्स प्रमेय हो गया। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड में है तो थेल्स प्रमेय 6.1 से लेकर 6.5 तक आपको प्रमेय सिद्ध करना आना चाहिए। थेल्स प्रमेय सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है और उसका कन्वर्स भी प्रूफ करने के लिए आता है। लेकिन बाकी 3 भी इस साल देखा गया पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया, प्रमेय 6.6 हो गया, वो सब भी आपके आते हैं। बिहार बोर्ड वालों में एमसीक्यूज आता है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड बोलने के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ वो बिहार बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हो गया। अगला जो आपका आ जाता है वो चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। आसान है और यहाँ से भी हाई स्कोरिंग आता है। तो ये 5 चैप्टर ऐसे हो गए जो हाई स्कोरिंग है और जहाँ से ज़्यादा नंबर के आते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी अगर आप पढ़ोगे शुरू से लेकर तो सारे ही आसान है, सारे चैप्टर आसान है। अब मैं आता हूँ चैप्टर वाइज चीज़ों पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है, और जैसे ये दशमलव प्रसार जो है प्रश्नावली 1.1, 1.4 पुरानी एनसीईआरटी का यूपी बोर्ड से हटा दी गई, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में है। बिहार बोर्ड में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आता है,
आएगा ही आएगा, शांत शांत चेक करने के लिए भी आएगा। लेकिन बाकी अगर अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, इन सब से हैं, तो देखिए HCF LCM निकालने के लिए, HCF LCM निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल LCM गुणा HCF होता है, ये आएगा। सभी चैप्टर की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बना दी है, वीडियो सॉल्यूशन डिजिटल बोर्ड में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिर आपका है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्प्रमाण, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, 2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कीजिए। इस प्रकार के एक प्रश्न हर साल आता है। तो पहले चैप्टर से आपका कम से कम 6 नंबर का एग्जाम में हर साल आता है, पक्का है। 2 प्रश्नावली से 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुपद के शून्यक, ठीक है, ज्यामिति, ठीक है, ये जैसे इसे परवलय कहते हैं, कितने शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। शून्यकों को योगफल, शून्यकों के गुणनफल आधारित प्रश्न एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है। उसके बाद ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, इससे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में, बाकी सभी बोर्ड में। बाकी बिहार बोर्ड में यहाँ से इस टॉपिक से 2 नंबर का आता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, पक्का आएगा। प्रश्नावली 2.2 जो है ना, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और द्विघात बहुपद निकालने के लिए तो इस चैप्टर से भी 6 नंबर का पक्का आएगा, 100%, बहुत आसान है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम ये आपके सिलेबस में नहीं है यूपी बोर्ड में, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में, और बिहार बोर्ड में आता भी है। ठीक है, यूपी बोर्ड में ग्राफ नहीं आता है, लेकिन बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड में ग्राफ आता है। एमपी बोर्ड ले लो, राजस्थान ले लो, मतलब बिहार ले लो, बाकी सभी बोर्ड में ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है। उत्तराखंड ले लो, सिर्फ यूपी बोर्ड में ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आता है। बट आप जरूर सीखिएगा, क्योंकि कई बार देखा कि जो चीज़ सिलेबस में भी नहीं है वो भी बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो ग्राफ तो आपके सिलेबस में है, हालांकि पेपर में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, सिलेबस में जरूर है। आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे नहीं तो ग्राफ दिखेगा आपको, तो प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है इस साल एग्जाम में दे दिया जाए, फिर क्या करोगे, तो अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, और विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि, इससे हल करने के लिए प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, और जितने भी शाब्दिक प्रश्न है, भिन्न वाले हो गए, क्षेत्रफल वाले हो गए, नियत, ठीक है, नियत भाड़ा वाला हो गया, इस प्रकार के प्रश्नों को जो शब्द वाले हैं, समीकरण बनाने फिर हल करने, वहां से 2 संख्या वाला जो प्रश्न होता है ना, इधर उधर बदलने पर, अंक पलटने पर ऐसी संख्या होगी, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। कुछ प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 3.5 और 3.6 पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था, वो यूपी बोर्ड बाकी नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बड़े नंबर में। तो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, बोर्ड पेपर में भी आ रखा है। तो मैंने इस साल कराए हैं, ठीक है, मैंने करा रखा है, वो जरूर देख लेना। सिलेबस में नहीं है, नई एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो पुरानी एनसीईआरटी का 3.5, 3.6 भी आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। 3.5 और 6 आपको पढ़ना है, जो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। द्विघात समीकरण में आपको एक को दे देगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है 1 नंबर में, फिर आपको एक प्रश्न दे देगा, द्विघात समीकरणों को हल बनाना होगा, फिर हल करना होगा। फिर विविक्तीकरण निकालने के लिए द्विघात समीकरण किस प्रवृत्ति का है, ठीक है, वास्तविक मूल है या नहीं है, ठीक है, मूल कैसे हैं, फिर उसको हल करने के लिए द्विघात सूत्र वाला प्रश्न आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि एग्जाम में नहीं आती है, ये आपको नहीं पढ़ना है, गुणनखंड विधि द्वारा हल करिए। फिर द्विघात सूत्र वाला आ जाता है, मूलों की प्रकृति आपको मिलेगी ही मिलेगी। समांतर श्रेणी n पद वाला प्रश्न हो गया, समांतर श्रेणी दे रखी, प्रथम पद क्या होगा, शार्वंतर क्या होगा, ठीक है, उसके 10वां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का योगफल। एनसीईआरटी पढ़ लो, यही बहुत है, इसमें एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और हमारे वीडियोस तो देख ही रहे हो इंपॉर्टेंट। त्रिभुज में देखो, त्रिभुज चैप्टर के लिए आपको बात बता दूं, अगर आपको प्रमेय अच्छे से पता है, प्रमेय का प्रूफ तो आएगा ही आएगा, जैसे 6.1, 6.2, 6.3, ठीक है, और अगर आप बिहार बोर्ड से 6.6, 6.8 बार बार रिपीट मोड में आता है, तो प्रमेय का प्रूफ तो एक आएगा ही आएगा एग्जाम में। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इसके जो उदाहरण है उसको आप अच्छे से कीजिए। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आएगा। बिहार बोर्ड में तो पूरा 6.6 तक है प्रश्नावली, लेकिन अगर आप बाकी बिहार बोर्ड से नहीं है तो 6.1, 6.2, 6.3 तक ही है, और वहीं से ही क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी उदाहरण को कीजिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति से दूरी सूत्र, 2 बिंदु के बीच की दूरी हर साल आता है। फिर संरेख आता है,
विभाजन सूत्र वाला प्रश्न आता ही आता है, पक्का आएगा इस पर। और ये ध्यान रखिए, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, नहीं एनसीईआरटी बुक। बिहार बोर्ड में तो है त्रिभुज त्रिबल, आपके सिलेबस में नहीं है। यूपी बोर्ड अगर आपसे हैं, बिहार बोर्ड में है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना, आता भी है क्वेश्चन। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड को छोड़कर सोच रहे हैं कि भैया ये तो हमारे बुक में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप गलत हो। एग्जाम में आ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो प्रश्नावली 7.3 है पुरानी एनसीईआरटी की, जो कि मैंने पढ़ा रखी है, करा रखी है, उसको भी जरूर देख लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही करना है 7.3 से। ठीक है, अब आ जाओ, त्रिकोणमिति पूरी पढ़नी है आपको। देखो हाँ, त्रिकोणमिति जब आप पढ़ोगे नई एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी के 8.3 नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 आपको पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 9 भी पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। नई एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन कम है, लेकिन वो क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है, सीखना है। एक ही क्वेश्चन हटाया गया है, तो उसको पढ़ना जरूर है, एग्जाम में आ रहा है वो क्वेश्चन भी। तो 8वें चैप्टर और 9वें चैप्टर को पूरा पढ़ना है पुरानी एनसीईआरटी से। नई एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूँ, पुराना भी जो चीज़ एग्जाम में आती है, सिलेबस में नहीं है, वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। वृत्त चैप्टर में 2 प्रमेय हैं आपके, प्रमेय 10.1 10.2, दोनों का प्रूफ आता है एग्जाम में। और अगर वो प्रमेय आपको नहीं आते तो प्रश्न आराम से सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, हर एक प्रश्न में उन प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो 10.2 प्रश्नावली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक बड़े नंबर में भी आ सकता है, 4-6 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10.1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान प्रश्नावली है, और यहाँ से प्रश्न आएंगे। 10.1 से जो प्रश्न आएगा वो 1 नंबर का होगा, और 10.2 से जो भी प्रश्न आएगा, चित्र वाले जो प्रश्न है, पूरी पढ़नी है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 10.2 से, एक 2 नंबर का, एक बड़े नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का। ठीक है, रचना तो बिहार बोर्ड में है, बाकी बोर्ड में है ही नहीं, तो रचना तो आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ बिहार बोर्ड वालों को पढ़ना है, और बिहार बोर्ड वाले कर ही लेंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, जो नई एनसीईआरटी में अभ्यास 12.1 दे रखा है ना, बस उतना ही पढ़ना है। बिहार बोर्ड वाले सारा पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपको सूत्र याद करना है, चित्र देखना है, हल करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्नावली है। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो 4 प्रश्नावली है, बिहार बोर्ड वालों को पूरा पढ़ना है। और यहाँ से आप जो नई एनसीईआरटी में जाओगे तो नई एनसीईआरटी में 2 प्रश्नावली है, 13.2 और 13.3, इन दोनों को ही पढ़ना है बस। तो नई एनसीईआरटी में जाओगे तो इस चैप्टर का नाम 12 है, 12.1 12.2 पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बस इतना ही कर लो। शंकु का छिन्नक नहीं आएगा, सिर्फ बिहार बोर्ड में ही आता है, बिहार बोर्ड में आएगा, बाकी बोर्ड में नहीं आएगा। सांख्यिकी में बता ही चुका हूँ, माध्य माध्यिका बहुलक तीनों एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपके सेट में कौन आ जाए, 3 में से 2 तो फंस ही जाएगा। फिर इनमें संबंध भी होता है, हर प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रायिकता, प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, संभव घटना असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए, और उदाहरण भी करने इसके सारे। और इसमें एक प्रश्नावली होगी, ऐच्छिक प्रश्नावली। बच्चे ऐच्छिक प्रश्नावली छोड़ देते हैं, किसी का करो ना करो, प्रायिकता की जो ऐच्छिक प्रश्नावली वो जरूर करनी है। अगर आपके हाथ में नई एनसीईआरटी बुक है तो नई एनसीईआरटी बुक में ऐच्छिक प्रश्नावली दी नहीं गई है, नहीं दी गई है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो ऐच्छिक प्रश्नावली पुरानी एनसीईआरटी में मिलेगी, 15.2 प्रश्नावली होगी, उसको जरूर कर लेना, मैंने ऑलरेडी करा रखी है, प्ले लिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो मैंने आपको बता दिया है हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, वो भी बताया, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो भी बताया। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आप मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रखी है 1 शॉट, उनको भी करते जाइए। शुरुआत जितना रिवाइज करोगे उतना आप सीखोगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हो सकता है आपको स्टार्टिंग मैथ ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ में कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि आपकी रिवीजन कम है, आपकी प्रैक्टिस कम है। जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना निखारोगे, उतना निखरोगे खुद को। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मैंने कराई रखी है, प्लेलिस्ट में झाँक के देख लो डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।